सरकार को चिताना चाहती है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है, उससे लड़ेंगे और उसको हराएंगे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के मुखिया पहले से ही जेल में है। अब आज एक और नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आप शुरू से ही आरोप लगाती आ रही है कि केंद्र सरकार बीजेपी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है और इस बात के उदाहरण मिलते ही आ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही आपके पार्षद को डराकर बीजेपी में शामिल किया, बाद में एक वापस आप में आ गया। तो वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में आज दिल्ली में ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पहले एसीबी ने, सीबीआई ने जांच की, उन्होंने गिरफ्तार किया, कोई कमी नहीं मिली, कोर्ट ने भी दोषी नहीं पाया। केंद्र की 2 जांच एजेंसियां तो विफल रही दोषी साबित करने में, शायद अब ईडी कर पाए। इसके बाद अब अगला नंबर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ईडी बीजेपी का हथियार बनी हुई है। तानाशाह के जुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया। बीजेपी हमें दबाने की कोशिश करेगी, हमारी आवाज उतनी मुखर होगी। बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 2022 में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से बोर्ड में भर्ती किया था। एसीबी जांच से पता चला कि 32 लोगों में 5 रिश्तेदार और 22 ओखला निवासी थे। ये नियुक्तियां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। तत्कालीन सीईओ ने इस अवैध भर्तियों के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था। आरोप ये भी था कि खान ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया। एफआईआर में आरोप था कि बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उधर साल 2020 में राजस्व विभाग ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14(1) के तहत खान वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने वक्फ बोर्ड घोटाले में एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर अलग से केस दर्ज किया। सीबीआई ने अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। सितंबर 2022 में एसीबी ने अमानतुल्लाह से पूछताछ की। इसी दौरान केस में ईडी की एंट्री हुई और पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। ईडी ने इसी साल जनवरी में 5000 पेज की चार्जशीट दायर की और जावेद, दाऊद, कोसर और दिशान को आरोपी बनाया। साथ ही पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर भी आरोपी थी। ईडी का कहना था कि अमानतुल्लाह ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची। एसीबी की रेड के दौरान आरोपी कोसर की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री का भी जिक्र था। साथ ही कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में अमानतुल्लाह शामिल है। एसीबी की रेड में अमानतुल्लाह के करीबियों के ठिकानों से 24 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद होने के बाद खान को अरेस्ट किया गया था। हालांकि 28 दिसंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में भर्तियों के मामले में पिछले 8 साल से सभी एजेंसियां अलग अलग स्तर पर जांच कर चुकी है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, केंद्र सरकार के लिए यह बहुत शर्म की बात है कि एसीबी और सीबीआई द्वारा जांच के बावजूद यह साबित नहीं हो सका कि पैसे के लेन देन में भर्तियां की गई। केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में सभी सरकारी विभाग खाली रहे, जिससे दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाए। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद
उनको जब जमानत मिली उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई। फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे। जांच एजेंसियों का मामला एक नेता पर ही नहीं रुकता। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी भ्रष्टाचार की जांच का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत स्वीकार कर ली है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। भारद्वाज के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के जवाब में एसीबी ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और मामले की जांच कराने के लिए धारा 71A पीओसी अधिनियम के तहत पूर्व मंजूरी के लिए अनुरोध सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया है। यानी अब कभी भी सौरभ भारद्वाज का नंबर आ सकता है। खैर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसे मामले और देखने को मिलेंगे, इस तरह का दबाव और भी बढ़ेगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।